So hi friends, welcome back with another video. Welcome to Bio Study with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. So महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी का. हमारा एक ही मिशन है कि आपको 90 अबव मार्क्स मिलने चाहिए बायो के अंदर, और मेरे को लगता है कि आपको जरूर मिलेंगे. तो चैप्टर नंबर 12 हमारा शुरू है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी. सो ये अप्लाइड बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें क्या किया जाता है, तो बायोलॉजी का एप्लीकेशन कहाँ पर है वो ये चैप्टर उससे रिलेटेड है. तो वो है बायोटेक्नोलॉजी. तो इसका ऑलरेडी जो पार्ट 1 है वो हमने अच्छे से अपलोड कर दिया है. आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर आपको 12th बायोलॉजी ऐसा प्लेलिस्ट का नेम मिलेगा. तो उस चैनल के प्लेलिस्ट में जो है आपको वीडियोस मिल जाएंगे पूरे चैप्टर के 12th के. ओके, सो लगभग हमने जो है 13 चैप्टर पूरे के पूरे अपलोड कर दिए. सो ये जो है ये चैप्टर नंबर 12 का जो है पार्ट 2 मतलब कि दूसरा वीडियो, इस वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं. और आज के इस वीडियो के अंदर जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा मेथड ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी. सो आरडीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि हमने जो पार्ट 1 है उसके अंदर देखा था. अब देखेंगे इसके मेथडोलॉजी, मतलब मेथड्स क्या है, कौन कौन से स्टेप के अंदर जो है वो आरडीएनए टेक्नोलॉजी अपना काम करती है, वो देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर. सो सबसे पहली जो मेथड है वो है यहाँ पर आइसोलेशन ऑफ डीएनए दैट इज जीन्स फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म. सो आइसोलेशन मतलब क्या होता है? आइसोलेशन मतलब होता है सेपरेट करना. आइसोलेशन मतलब होता है सेपरेट करना. सो किसका सेपरेशन किया जाता है? डीएनए का. डीएनए क्या है? तो स्पेसिफिक जो सेगमेंट होता है डीएनए का उसको हम जीन्स बोलते हैं. एंड फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म. डोनर ऑर्गेनिज्म मतलब जिससे हम उसको रिसीव करने वाले हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म से उसका आइसोलेशन किया जाता है जीन का, जो कि जीन इंपॉर्टेंट है, जो कि हमको यूजफुल जीन है. किसका आइसोलेशन किया जाता है? तो यूजफुल जीन्स का, यूजफुल जीन्स का. ओके, सो इसका आइसोलेशन करेंगे. देन द डिजायर जीन, यहाँ पर देखो द डिजायर जीन टू बी क्लोन. जो जीन जो है वो अच्छे है, डिजायर है, हमको चाहिए, उसको क्लोन किया जाएगा. सो क्लोन बोले तो क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म उसके ही जो ऐसा दूसरा ऑर्गेनिज्म ऐसा फॉर्म हो जाता है, एंड इन दोनों को हम बोलते हैं क्लोन. वो कि जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली मतलब एक्सटर्नली एंड इंटरनली उसका स्ट्रक्चर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम होता है, उसको हम क्लोन बोलते हैं. हैज़ टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द सोर्स ऑर्गेनिज्म, मतलब डोनर से हमको क्या मिलेगा? तो क्लोन मिलेगा. एक ऑर्गेनिज्म से हमको मेनी ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जो कि स्ट्रक्चर एंड उसके अंदर का मटेरियल जो है वो सेम होगा. ओके, एंड जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द डोनर इज रिमूव, आइसोलेट एंड प्यूरिफाइड बाय यूजिंग सेवरल टेक्निक्स. एंड जो जेनेटिक मटेरियल है डोनर का, जिसने यहाँ पर क्या किया है, तो उससे हमने डिजायरल जीन्स को लिया है, वहाँ पर हम उसको आइसोलेट करेंगे एंड प्यूरिफाइड बाय यूजिंग सेवरल टेक्निक्स. एंड उसको प्यूरिफाइड जो है वो हम कर सकते हैं बाय यूजिंग सेवरल टेक्निक्स. तो सबसे पहले आपको सिंपल में ध्यान में रखना है आइसोलेशन ऑफ डीएनए जीन्स फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म. सो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर डिजायर मॉलिक्यूल्स है, डिजायर जीन्स है जो हमको चाहिए, वो जीन्स को उससे लिया जाता है एंड उस जीन को बाद में क्लोनिंग करके, क्या करके? क्लोनिंग मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म के जैसा ही दूसरा जीन, मतलब एक जीन के जैसा ही दूसरा जीन बनाया जाता है, तीसरा जीन बनाया जाता है, इसको हम बोलते हैं क्लोनिंग. सो ये जो है ये फर्स्ट के अंदर हमको देखना है, मतलब कि ये फर्स्ट स्टेप है हमारी आइसोलेशन ऑफ डीएनए जीन फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म. मतलब जो डिजायर जीन हमको चाहिए वो डोनर ऑर्गेनिज्म से फर्स्ट में ले लो, बस इतनी बात यहाँ पर. और इसी में ही देखो बाद में आइसोलेटेड प्यूरिफाइड डीएनए, जो डीएनए हमने क्या किया है, तो आइसोलेट किया है, उसको प्यूरिफाइड किया है, उस डीएनए को इस देन क्लेवेज, उसको क्लेवेज किया जाएगा बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. उसको पर्टिकुलरली क्या बोलेंगे? आरई, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. ओके, सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो क्या है? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है. ओके, जो ब्रेक डाउन करने का काम करता है. इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. ओके, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, न्यूक्लिएज. ओके, सो इसका लॉन्ग फॉर्म है. सो इस आरई मतलब कि यहाँ पर क्या जो आइसोलेट किया है हमने जीन, जो डीएनए का सेगमेंट जिसको हम जीन्स बोलते हैं, उसको प्यूरिफाई किया है एंड बाय देन इज क्लेवेज बाय यूजिंग, मतलब उसको क्लेवेज किया जाएगा बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, पर्टिकुलरली आरई मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को यूज करके उसको क्लेवेज करा जाएगा, क्लेव कर दिया जाएगा. ओके, एंड दे हैव स्पेसिफिक साइट. उसको स्पेसिफिक साइट है फर्स्ट में रेस्ट्रिक्शन साइट और ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स. रेस्ट्रिक्शन साइट्स एंड ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रैगमेंट. फ्रैगमेंट बोल तो छोटे छोटे पीस के अंदर उसको ब्रेक कर दिया जाएगा. एंड द डीएनए फ्रैगमेंट्स हैव द कोहेसिव मतलब बोले तो जो है वो चिपकना होता है, मतलब स्पेसिफिक जो है वो एंड होते हैं. स्पेसिफिक एंड बोले तो कैसे एंड, यहाँ पर मैं उसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ. सो ऐसा अगर एक मॉलिक्यूल है तो ऐसे एंड इसके. ओके, कोहेसिव एंड मतलब कि जो ऐसे कोहेसिव है, जो कि बॉन्डिंग अच्छी होती है उसमें. स्टिकी, उसके बाद स्टैग एंड एंड्स, स्टैग एंड ब्लंट एंड्स. ब्लंट जो होता है ऐसा ब्लंट
ओके, सो इस तरह से जो एंड्स वो बनाए जाते हैं, मतलब कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो डीएनए को ऐसा ब्रेक करेगा और उसके एंड्स को जो है ऐसा ब्लंट बनेगा, स्टिकी बनाएगा। ओके, एंड क्लेवेज डीएनए फ्रैगमेंट्स अ फ्रैगमेंट कंटेनिंग डिजायरेबल जीन इज आइसोलेट, और ऐसा फ्रैगमेंट जिसके अंदर डिजायरेबल जीन है, मतलब कि सिंपल बात है कि पूरा का पूरा जो डीएनए है उसके अंदर डिजायरेबल जीन नहीं है, मतलब कि ये पूरा का पूरा अगर डीएनए का जीन है, सो इतना पार्ट हमको नहीं चाहिए डीएनए का, तो स्पेसिफिक ये पार्ट हमको चाहिए। यहाँ पर हमारे डिजायरेबल जीन है, डिजायरेबल क्या है, तो जीन है, तो इसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंड ऐसा इतना ही पार्ट जो है वो हमको लिया जाएगा, हम उसको लेंगे। एंड जो है वहाँ पर देखो आप, द क्लेवेज फ्रैगमेंट कंटेनिंग डिजायरेबल जीन इज आइसोलेट, ऐसा फ्रैगमेंट जिसके अंदर डिजायरेबल जीन है उसको आइसोलेट किया जाएगा, सिलेक्टेड फॉर क्लोनिंग, उसको क्लोनिंग के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, एंड कॉल्ड एज फॉरेन डीएनए और पैसेंजर डीएनए, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन डीएनए और पैसेंजर डीएनए। ओके, उसको बाद में क्या किया जाएगा, क्लोनिंग, एंड उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन डीएनए और पैसेंजर डीएनए। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप के अंदर, जिसमें हमने क्या देखा, तो सिलेक्शन और आइसोलेशन ऑफ डीएनए जीन्स फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म। डोनर ऑर्गेनिज्म से जीन को आइसोलेट करो, कैसे आइसोलेट करो, तो हमने देखा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने क्या किया, डीएनए को ब्रेक किया, उसको एंड्स को स्पेसिफिक बनाया, फ्रैगमेंट्स में उसको डिवाइड किया, एंड जो फ्रैगमेंट्स के अंदर हमको जो चाहिए ऐसे जीन्स है उसको लिया, उसको क्लोनिंग किया, मतलब कि उसके नंबर बढ़ाए, एंड उस डीएनए को जिसके अंदर जो है हमको डिजायरेबल जीन चाहिए ऐसे जीन्स है, उस डीएनए के फ्रैगमेंट को हम फॉरेन डीएनए या फिर पैसेंजर डीएनए बोलते हैं। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ डीएनए जीन्स फ्रॉम दी डोनर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जो सेकंड है हमारा, वो देखो यहाँ पर इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड फॉरेन जीन इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। सो फर्स्ट में हमने क्या किया, तो आइसोलेट कर लिया, मतलब उसको ले लिया। अब क्या करेंगे, इंसर्शन ऑफ डिजायर फॉरेन जीन्स इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर के अंदर इसको हम इंसर्ट करेंगे, जिसको हम व्हीकल डीएनए बोलते हैं। व्हीकल क्यों बोलते हैं, बिकॉज वो जीन्स को जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर करता है, इसलिए हम इसको व्हीकल डीएनए बोलते हैं। ओके, सो देखो यहाँ पर द फॉरेन डीएनए और पैसेंजर डीएनए इज नाउ इंसर्ट इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। उसको क्लोनिंग वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा, एंड उसको हम व्हीकल डीएनए भी बोलते हैं। जैसे कि वो एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट में ट्रांसफर करने का काम करता है, स्पेसिफिक जीन को, इसलिए हम इसको व्हीकल डीएनए बोलते हैं। मतलब कि वो व्हीकल का काम करता है, जैसे कि व्हीकल एक प्लेस से हमको दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर करती है, वैसे ही ये डिजायरेबल जीन है उसको उसके सेगमेंट को जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर करता है। वो उसका एग्जाम्पल क्या है फिर, प्लाज्मिड। So plasmid are isolated from the vector organism that is a bacterium। So plasmid कहाँ से आइसोलेट किया जाता है, तो कौन सा वेक्टर ऑर्गेनिज्म होता है, तो वो होता है यहाँ पर बैक्टीरियम। कौन सा होता है, बैक्टीरियम, ये ध्यान में रखो। ओके, बाय यूजिंग सेम कौन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मतलब आरई। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, ब्रेक करता है डीएनए को, सेगमेंट को, और जो फ्रैगमेंट उसको फ्रैगमेंट में ब्रेक करता है, मतलब बहुत सारा एक लंबा डीएनए होता है उसको फ्रैगमेंट में ब्रेक करता है, छोटे छोटे पीस बनाता है, और जो फ्रैगमेंट हमको यूजफुल यहाँ पर डिजायरेबल जीन जिसके अंदर है वो फ्रैगमेंट को हम लेते हैं। मतलब यहाँ पर जो है जो वेक्टर है वो बैक्टीरियम जो है उससे लिया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो प्लाज्मिड बोलते हैं। देन अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर समझनी है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर डीएनए एंड फॉरेन डीएनए। सो फॉरेन डीएनए हमने बताया था, फॉरेन डीएनए क्या है, तो ये हमने क्या किया है, तो जो डोनर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर से हमने लिया है, डोनर ऑर्गेनिज्म। सो डोनर ऑर्गेनिज्म से जो डीएनए हमने कलेक्ट किया था उसको हम फॉरेन डीएनए बोलते हैं, एंड ये जो है जो व्हीकल डीएनए वो है वेक्टर डीएनए, जो कि ट्रांसफर करता है। ओके, सो इसके अंदर उसको क्या करा जाएगा, कंबाइन करा जाएगा, मतलब कि जो वेक्टर डीएनए उसको कंबाइन करी जाएगा फॉरेन डीएनए के अंदर, एंड जो स्ट्रक्चर बनेगा इज नाउ कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे, या फिर इसको और में नेम है यहाँ पर काइमेरिक डीएनए। ओके, सो दो यहाँ पर मतलब कि क्या, वेक्टर डीएनए प्लस फॉरेन डीएनए, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो उसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, और इसको हम काइमेरिक डीएनए भी बोलते हैं। ओके, सो ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखो। सो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर सेकंड, जिसमें हमने क्या देखा, तो सिंपल है। सबसे पहले तो यहाँ पर फॉरेन डीएनए और पैसेंजर डीएनए इज नाउ इंसर्ट इनटू क्लोनिंग वेक्टर, उसको क्लोनिंग वेक्टर में डालेंगे, एंड जो क्लोनिंग वेक्टर है कौन है, फिर प्लाज्मिड है। वो किससे मिला है, तो बैक्टीरियम जो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म उससे मिला है बाय दी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंड जो अभी हमको क्लोनिंग वेक्टर मिल गया, मतलब कि वेक्टर डीएनए जिसको हम बोलते हैं वेक्टर डीएनए, व्हीकल डीएनए, तो वेक्टर डीएनए, व्हीकल डीएनए या फिर क्लोनिंग वेक्टर, इसको कंबाइन करेंगे फॉरेन डीएनए जो हमको पहले स्टेप में मिला, उसको दोनों को कंबाइन करेंगे तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, जिसको हम काइमेरिक डीएनए भी बोलते हैं। सो यहाँ तक आ गए, मतलब कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया। अब देखते हैं थर्ड स्टेप। सो थर्ड स्टेप के अंदर देखो, ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू अ सुटेबल कंपोनेंट होस्ट, मतलब कि ये जो आरडीएनए है, मतलब कि जो वेक्टर डीएनए एंड उसके बाद जो है फॉरेन डीएनए से बना है, उसको जो है वो क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला जाएगा। क्लोनिंग
कौन सी प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक स्ट्रक्चर से उसी तरीके से जो दूसरे स्ट्रक्चर को हम फॉर्म करते हैं वैसे कि उसके ही जैसे इंटरनली स्ट्रक्चर भी वैसा, एक्सटर्नली भी वैसा, लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनिज्म हमको मेनी मिलते हैं। मतलब कि एक डिजायरेबल जीन का हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सिंपल में बात है, उसको हम क्लोनिंग बोलते हैं। और ये जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है उसको हम क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। बहुत सिंपल बात है। सो rDNA जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है किससे, डिजायरेबल जीन एंड वेक्टर डीएनए को हम कंबाइन करते हैं, वेक्टर डीएनए एंड फॉरेन डीएनए। सो हमने देखा था पहले, उस rDNA को हम क्या करेंगे, नाउ इंसर्टेड इनटू ट्रांसफर फॉर एक्सप्रेशन इनटू कंपोनेंट होस्ट सेल। होस्ट सेल जो है, होस्ट मतलब जो क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म है, जो क्या है तो क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर की जो सेल है उसको हम क्या बोलेंगे, होस्ट सेल। और इस होस्ट सेल के अंदर जो है इसको इंसर्ट किया जाएगा, किसके सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर। एंड ऑफ द सुटेबल क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म यूजुअली बैक्टीरियम। सुटेबल यहाँ पर कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर इसको इंसर्ट किया जाएगा, तो सुटेबल क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म। वो कौन है फिर, बैक्टीरियम। सो बैक्टीरियम हम यूज करते हैं कि क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हम डिजायरेबल rDNA मतलब कि आर वेक्टर जो होता है हमारा rDNA रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो कि कंबाइन होकर बना है दो चीज़ों से, उसको जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए हम होस्ट सेल का इस्तेमाल लेते हैं और वो बैक्टीरियम होता है। यूजुअली जो क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरियम होता है। एंड इट यहाँ पर क्या है, इनकॉर्पोरेट इनटू इट्स ओन क्रोमोसोमल डीएनए, एंड उसके क्रोमोसोम के डीएनए के अंदर उसको यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करेगा, मतलब कि ऐड करेगा। द होस्ट कंपोनेंट सेल विच हैज टेकन अप rDNA, ऐसी होस्ट की सेल जिसके आर कंपोनेंट सेल जिसने rDNA को लिया है। कौन सी सेल, ऐसी सेल जिसने क्या किया है, द होस्ट और कंपोनेंट सेल विच हैज टेकन rDNA, उन्होंने rDNA लिया है, ऐसे सेल को इज नाउ कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म सेल। उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म सेल। यहाँ पर देखो rDNA एक होस्ट सेल ने लिया है, वो क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर, मतलब कि वो ट्रांसफॉर्म सेल बन गई है। यहाँ पर देखो अब ट्रांसफॉर्म सेल बन गई है। ओके, सो ये आप बात ध्यान में रखो। यहाँ पर थर्ड के अंदर मतलब ट्रांसफर ऑफ rDNA इनटू सुटेबल कंपोनेंट होस्ट और क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जो फोर्थ नंबर की स्टेप है वो देखो, वो है सिलेक्शन ऑफ द यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल। सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल। ओके, सो द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जनरेट, जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है वो क्या जनरेट करेगी, वो जनरेट करेगी यहाँ पर देखो रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल, रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल, एंड दूसरी है नॉन रेजिस्टेंस होस्ट सेल, नॉन रिकॉम्बिनेंट सॉरी। ओके, सो रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल, ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इस सेल को यहाँ पर बनाएगी, जनरेट करेगी फॉर आइसोलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल। मतलब कि ये दोनों सेल है, रिकॉम्बिनेंट भी है नॉन रिकॉम्बिनेंट भी है, लेकिन हमको कौन सी चाहिए, रिकॉम्बिनेंट सेल चाहिए। कौन सी, रिकॉम्बिनेंट सेल। और उसको नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल से निकालने के लिए मार्कर जीन लगेंगे ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर इज इम्प्लॉय। उसको काम दिया जाएगा, किसको काम दिया जाएगा निकालने के लिए, वो ओके, सो किसको दिया जाएगा, तो मार्कर जीन ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के मार्कर जीन जो है वेक्टर इज एम्प्लॉयड, उसको काम दिया जाएगा कि क्या करो आप, जो रिकॉम्बिनेंट यहाँ पर क्या है होस्ट सेल है उसको निकालो नॉन रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल से। और उसका एग्जाम्पल देखो आप, PBR 322, ये क्या है, तो ये जो है वो मार्कर जीन ऑफ प्लाज्मिड है जो कि क्या करेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेपरेट करेगा, रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल को सेपरेट करेगा फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल। ओके, सो ये हो गया डी, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल। मतलब होस्ट सेल से अंदर जो अंदर है उसके अंदर का रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल हम लेंगे, मतलब सिलेक्शन करेंगे, उसको नॉन रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल से अलग करेंगे। उसके बाद जो 5 नंबर का स्टेप है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल। मतलब कि जो होस्ट सेल, मतलब कि जो रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल हमको मिली है, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल से हमने यहाँ पर बाहर निकाला है, उसको देन क्या किया जाएगा, तो उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। वंस ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल आर सेपरेट, जो ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल है वो सेपरेट हो जाने के बाद बाय स्क्रीनिंग प्रोसेस ने उसको हम सेपरेट कर दिया हमने। सो देन ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल आर इंट्रोड्यूस, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल आर इंट्रोड्यूस इनटू द फ्रेश कल्चर मीडिया, फ्रेश कल्चर मीडिया के अंदर उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। ओके, सो इंट्रोड्यूस कर दिया। सो बाद में क्या किया जाएगा, तो आप देखो यहाँ पर सिंपल में है, एट दिस स्टेज द होस्ट सेल डिवाइड, ये होस्ट सेल क्या होगी, डिवाइड होगी एंड रीडिवाइड। री बोले तो रिपीट, डिवाइड बोले तो क्या, तो एक जो है वो 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, मतलब डिवाइड हो जाएंगी। उसके बाद रीडिवाइड मतलब रिपीट डिवाइड होंगी अलॉन्ग विद द रेप्लिकेशन ऑफ rDNA। मतलब कि इसके अंदर क्या है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो कि फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए से बना था वो भी डिवाइड होगा। मतलब कि सेल डिवाइड होगी, सेल भाई ये देखो, ये इसके अंदर सेल है और इसके अंदर ये डीएनए, ऐसा कंसिडर करो।
तो सेल अगर डिवाइड होगी उसके साथ साथ ये डीएनए भी डिवाइड होगा, सेल अगर डिवाइड होगी तो वो डीएनए भी डिवाइड होगा, मतलब कि सेल जितने ज़्यादा बढ़ेगी उतने ज़्यादा जो डीएनए भी बढ़ेगा। ओके, सो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखो, सेल ज़्यादा बढ़ेगी तो डीएनए भी ज़्यादा बढ़ेगा। एंड कैरी, यहाँ पर देखो आप, कैरीड बाय देम, मतलब कि वो कैरी करेगा उसको, जो आरडीएनए बढ़ा है उसको वो कैरी करा, मतलब उसके अंदर ये होगा। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या किया, होस्ट सेल के अंदर होस्ट को क्या किया, तो बाद में होस्ट सेल जो है वो रीडिवाइड एंड डिवाइड हुई, मतलब कि उसके साथ साथ जो हमारा डिजायरल जीन है वो भी बढ़ा। ओके, देन लास्ट में एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स टू ऑब्टेन डिजायर प्रोडक्ट, एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स, मतलब कि क्या किया जाता है इस प्रोसेस में। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ डिजायर प्रोडक्ट लाइक अल्कोहल, उसके बाद एंजाइम्स एंड एंटीबायोटिक्स ईटीसी। अब लास्ट में उसका क्या करना है, एक्सप्रेशन करना है, मतलब उसको प्रोडक्शन में उसको लाना है जीन्स को, टू ऑब्टेन डिजायर प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हमको चाहिए वो ऑब्टेन करने के लिए उसको एक्सप्रेस करना है, उसको प्रोडक्ट के अंदर हमको लाना है, सिंपल सी बात है। सो फर्स्ट में हमने क्या किया, उसको क्लोनिंग, मतलब उसको बाहर निकाला, उसके बाद जो वेक्टर डीएनए उसके अंदर उसको ऐड किया, फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए बना आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसको बाद में क्या किया, होस्ट सेल के और ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला क्लोनिंग के लिए, एंड बाद में उसको जो है नॉन रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल थी उससे रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल को सेपरेट किया, एंड उसके बाद यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन किया उसका होस्ट सेल का, और उसके अंदर का जो जीन है जो हमको चाहिए ज़्यादा अमाउंट में उसका भी मल्टीप्लिकेशन हो गया, मतलब कि सेल भी बढ़े, एंड जो हमको डीएनए चाहिए था डिजायर जीन वो भी बढ़ा, एंड उस डिजायर जीन बढ़ा तो उसको लेके हम सीधा का सीधा अपना प्रोडक्ट फॉर्म कर लेंगे। तो ये हो गया आरडीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स, एंड ये जो है वो अल्कोहल, एंजाइम्स एंड एंटीबायोटिक्स का प्रिपरेशन करने के लिए हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी इस तरह से यूज करते हैं। सो आप जो है वो ये डायग्राम रिफर करो, इस डायग्राम से आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या किया, डोनर ऑर्गेनिज्म लिया, उससे क्या किया हमने, उस डिजायरल जीन को ऑब्टेन किया। देन वेक्टर जो है वो प्लाज्मिड यूज किया, और बैक्टीरियोफेजेस जो उसको यूज किया, एंड यहाँ पर देखो आइसोलेशन ऑफ द डिजायरल जीन को आइसोलेशन किया, एंड उसको देखो ये टारगेट डीएनए जो हमको चाहिए, सो इसको वेक्टर डीएनए के अंदर हमने ऐड किया। ओके, सो वेक्टर डीएनए के अंदर ऐड करने के बाद ये बना आरडीएनए, क्या बना, आरडीएनए। और ये आरडीएनए के अंदर आप स्ट्रक्चर देखो, ऐसा एक डीएनए, एंड यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर कुछ ऐसा है। सो ये क्या है, तो ये टारगेट डीएनए, ये क्या है, तो ये टारगेट डीएनए जो हमको बढ़ाना है, ये डीएनए हमारा डिजायरल जीन है। ओके, देन बाद में क्या किया, उसको होस्ट सेल के अंदर उसको डाला, ये देखो आप यहाँ पर देखो होस्ट सेल, होस्ट बैक्टीरिया के अंदर, एंड उसको डालने के बाद यहाँ पर देखो ट्रांसफॉर्म जो है होस्ट सेल कंटेनिंग आरडीएनए मॉलिक्यूल, ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म। उसके बाद देखो आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लीफिकेशन बोलो तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन मतलब उसमें रीडिवाइड एंड डिवाइड हुआ था, ओके, उस तरह से, एंड बाद में सेल का मल्टीप्लिकेशन हुआ, प्रोटीन प्रोड्यूस फ्रॉम द क्लोन जीन, ये जो है प्रोटीन यहाँ पर इनकोड बाय द इंसर्ट डीएनए, मतलब कि जो है जो हमको चाहिए वो भी बढ़ गया। यहाँ पर देखो अब एक से बाद में 2 डीएनए बन गए, ओके, इस तरह से प्रोटीन हार्वेस्टिंग, बाद में उसको प्रोटीन को निकाला गया, हार्वेस्ट किया गया। सो आउटलाइन ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये क्या है, तो ये पूरी की पूरी यहाँ पर आउटलाइन है। इसको अगर समझ गए आप तो आपको जो है वो आरडीएनए टेक्नोलॉजी समझ जाएगी। हमको इसको प्रैक्टिकल नहीं करना है, लेकिन एग्जैक्ट में कैसे होता है हमको सब बताया गया है, उसके स्टेप दिए गए हैं। अगर एक अच्छा मीडियम या फिर इसकी ट्रेनिंग हम लेंगे तो हम ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया यहाँ पर आरडीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में, उसके स्टेप्स, उसके बाद क्या होता है, कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप लिया, डिटेल लिया, पूरा का पूरा नॉलेज, एंड बाद में ये जो डायग्राम है ये बोस्ट यहाँ पर जो है आपको सभी यहाँ पर नॉलेज देगी जो कि हमने पहले में स्टेप्स देखे थे। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन बोलो तो क्या होता है, उसका यूज़ क्या है, उसको कहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है वो देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले आप देखो, यहाँ पर देख सकते हो आप। सो सबसे पहले हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी है, कौन सी है, हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी, मतलब हेल्थ केयर के अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज़ करते हैं। इट रेफर्स टू अ मेडिसिनल और द डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट और अ वैक्सीन, मतलब बात बहुत सीधी है। जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको मेडिकल में यूज़ करते हैं, मेडिसिनल, उसके बाद डायग्नोस्टिक के अंदर यूज़ करते हैं, डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट, एंड वैक्सीन के अंदर यूज़ करते हैं। और वैक्सीन, मेडिसिनल प्रोडक्ट एंड डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या है, तो ये हेल्थ से रिलेटेड है, हमारे ह्यूमन बॉडी के हेल्थ से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर हम उसको यूज़ करते हैं मेडिकल में, मेडिसिनल में, बाद में डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट में, वैक्सीन में, और इसलिए हम इसको हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी में इसका एप्लीकेशन बोल सकते हैं। बिकॉज मेडिसिनल के अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट के अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, एंड वैक्सीन प्रोडक्ट के अंदर भी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले
पहले इसका एग्जाम्पल देखो आप, वो है ह्यूमन इंसुलिन। जो ह्यूमन इंसुलिन है ये क्या है, तो ये पेप्टाइड हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस बाय द बीटा सेल्स ऑफ लैंगरन्स ऑफ पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या है, तो ये ग्लैंड है। तो ये ग्लैंड्स क्या है, उसका पार्ट जो होता है आइलेट ऑफ लैंगरन्स, ये देखो आप, ये लैंगरन्स वो क्या है, उसके अंदर 2 सेल्स होती है। ये देखो आप, फर्स्ट में मैं आपको समझाता हूँ। जो पैनक्रियाज होती है ये ग्लैंड है, क्या है, ये ग्लैंड है। इसके 2 सेल होते हैं, एक होते हैं बीटा सेल, मतलब कि इसका एक पार्ट होता है आइलेट ऑफ लैंगरन्स, वो देखिए सबसे पहले रुको। ओके, सबसे पहले यहाँ पर देखो उसका पार्ट होता है आइलेट ऑफ लैंगरन्स, ये देखो आप लैंगरन्स, ये लैंगरन्स। ओके, सो लैंगरन्स ये जो है ये पार्ट होता है, इसके अंदर 2 सेल होते हैं, एक होते हैं बीटा सेल्स एंड देन सेकंड होते हैं यहाँ पर देखो आप अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड अल्फा सेल्स। जो बीटा सेल्स है वो क्या करती है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है। इसके अंदर एक कैपेसिटी है जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है, इंसुलिन। ओके, एंड जो अल्फा सेल्स है वो ग्लाइकोजन को प्रोड्यूस करते हैं, ग्लाइकोजन। ओके, सो ये ध्यान में रखो। यहाँ पर आपको सिर्फ बीटा सेल्स का ध्यान में रखना है। पैनक्रियाज डिस्कवर्ड बाय किसने, एडवर्ड यहाँ पर शार्पी, उन्होंने डिस्कवर्ड किया व्हाइल स्टडिंग आइलेट ऑफ लैंगरन्स। वो आइलेट ऑफ लैंगरन्स की स्टडी कर रहे थे, बाद में उनको पता चला कि आइलेट ऑफ लैंगरन्स तो बीटा सेल्स जो है आइलेट ऑफ लैंगरन्स की, इसका ये इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है। और इंसुलिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो कि क्या करता है, डायबिटीज जो है जिसके अंदर, उनके अंदर इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाने के बाद जो है डायबिटीज आता है। इसेंशियल फॉर द, यहाँ पर देखो आप, कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर, जो ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करने का काम ये इंसुलिन करता है, और इसलिए इंसुलिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सम पीपल कैन नॉट मेक इंसुलिन देमसेल्स, और ऐसे पीपल्स होते हैं जिसके अंदर जो पैनक्रियास है उसके अंदर जो लैंगरन्स है, लैंगरन्स के अंदर की जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन को जो है यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं करती, उसका प्रोडक्शन नहीं करती। तो फिर बाद में क्या होता है, इन विच इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द आरडीएनए टेक्नोलॉजी। बाद में हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके उस इंसुलिन को सिंथेसाइज करते हैं, एंड उसको बाद में आर्टिफिशियल उस ऑर्गेनिज्म को, उस एनिमल को दिया जाता है, उस ह्यूमन को। उसको किसने किया, फिर बाद में ये हुकरा इटेल 1977, इस यहाँ पर साइंटिस्ट ने, इन्होंने फर्स्ट में क्या किया, आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके जो ह्यूमन इंसुलिन है उसको उन्होंने क्या किया, तो उसका प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन किया। मतलब कि इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली फॉर्म होती है, लेकिन सम ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है, सम ऐसे जो यहाँ पर हम देखेंगे लोग हैं, उसके अंदर जो इंसुलिन है, जो बीटा सेल्स होती है आइलेट ऑफ लैंगरन्स की, वो इंसुलिन नहीं बना पाती, तो उनके अंदर जो है वो डायबिटीज़, ब्लड शुगर का जो है वो प्रॉब्लम आता है। तो उनको आर्टिफिशियली हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी से इंसुलिन बना सकते हैं। सो ये है इसका ह्यूमन इंसुलिन, मतलब कि हेल्थ केयर पर बायोटेक्नोलॉजी का एक आसान सा यहाँ पर एप्लीकेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वैक्सीन प्रोडक्शन। सो वैक्सीन क्या है, तो वैक्सीन प्रोडक्शन में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज करता है। ये सेकंड है ह्यूमन हेल्थ केयर के अंदर। सो बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रूव एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में देखा था, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दूसरी थी पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट अ सर्टेन डिसीज के अगेंस्ट होती है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एंड वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वैक्सीन के अंदर क्या है, तो वैक्सीन के अंदर जो हम डिसीज की वैक्सीन ले रहे हैं, उस वैक्सीन जो डिसीज है उसके ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके ही ऑर्गेनिज्म होते हैं। सो हमारी बॉडी की एक टेंडेंसी है, अगर हमको एक बार कोई डिसीज हो जाता है, या फिर मेजल्स देखो आप, मेजल्स हमको जो है एक ही बार होते हैं, बाद में उसके पोलियो देखो, पोलियो वैक्सीन हम बीच जो है बचपन में लेते थे, क्यों लेते हैं, तो पोलियो वैक्सीन में क्या होता है, तो जो पोलियो डिसीज है उसको कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। तो हम आप बोलेंगे तो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन हमको तो वो पोलियो होता नहीं है, बाद में बचपन में लेते तब। तो जो पोलियो के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो पैथोजन होते हैं, जो डिसीज कॉज करते हैं, वो वीक फॉर्म में होते हैं। कैसे फॉर्म में होते हैं, वीक, वो वीकन फॉर्म में होते हैं, इसलिए वो हमको इफेक्ट नहीं करते। लेकिन हमारी बॉडी की जो सिस्टम है जो कि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म कर लेती है। फर्स्ट में कौन सा भी डिसीज हमको होता है, लेकिन सेकंड बार में नहीं होता, बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म हो जाती है, वो कि हमने यहाँ पर डिटेल में पढ़ा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में। सो फर्स्ट में वो वीकन होता है, इसलिए हमको डिसीज नहीं होता, लेकिन हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म कर लेती है, इसलिए हम उसको वैक्सीन को यूज करते हैं। रिप्रेजेंट द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर देखो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, वैक्सीन क्या है, वैक्सीन के अंदर बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब उस डिसीज की वैक्सीन हम ले रहे हैं, मतलब कि उस डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम अंदर ले रहे हैं बॉडी के, एंड मेड फ्रॉम द वीकन और किल्ड फ्रॉम फॉर्म ऑफ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो कैसा है, वीक फॉर्म है, किल फॉर्म है, उससे हमको डिसीज नहीं होगा। इट्स
यहाँ पर देखो टॉक्सिक और वन ऑफ इट्स सरफेस प्रोटीन एंटीजन, मतलब कि उसका जो एंटीजन है वो एंटीजन बोले तो डिसीज कॉजिंग सब्सटेंस, और इसको किल करने वाला जो होता है वो होता है एंटीबॉडी। और हमारे बॉडी के अंदर बाद में क्या बनेंगे, एंटीबॉडी बनेंगे, मतलब कि ये वीकन फॉर्म में होने के कारण हमको डिसीज भी नहीं होगा, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनेंगे। एंड जब वो नेचुरली एक आधा डिसीज कॉजिंग सब्सटेंस अगर हमारे बॉडी पर अटैक करता है तो इसको आइडेंटिफाई कर लेगा, और उसके जो हमने पहले जो वैक्सीन ली थी उसने जो एंटीबॉडीज फॉर्म कर रही थी वो एंटीबॉडीज यहाँ पर एंटीजन को किल कर देंगी, मतलब हमको वो डिसीज नहीं होगा। सो ये हो गया वैक्सीन प्रोडक्शन के बारे में। ये जो है वो सेकंड एप्लीकेशन है यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखो वो है ओरल वैक्सीन और नोवल अप्रोच। ओरल वैक्सीन, okay, so the latest host spot in the field of vaccine research is the development of vaccine. so latest hot spot कौन सा है फिर लेटेस्ट अभी, so वो है यहाँ पर देखो अब डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। ओके, सो वैक्सीन की डेवलपमेंट जो है वो क्या है, तो लेटेस्ट हॉट स्पॉट है। ओके, इन द फील्ड ऑफ वैक्सीन रिसर्च, वैक्सीन रिसर्च के अंदर जैसे कि कोरोना का पीरियड चल रहा है, अभी देखो कोरोना का जो वैक्सीन है उसको यहाँ पर क्या है, तो लेटेस्ट है वो डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन में अभी बहुत कॉम्पिटिशन चल रहा है। सो वैक्सीन डेवलपमेंट की जो है उस प्रोसेस को अभी बहुत ही ज़्यादा हम क्या बोलेंगे उसको यहाँ पर वैल्यू है, बिकॉज जो है वो डिसीज कॉजिंग सब्सटेंस जो है उसको किल करने के लिए वो वैक्सीन लगेगा। सो देखो यहाँ पर इम्यूनोजेनिक प्रोटीन ऑफ सर्टेन पैथोजन इज फाउंड टू बी एक्टिव व्हेन एडमिनिस्ट्रेड ओरली, मतलब कि इम्यूनोजेनिक प्रोटीन, इम्यूनोजेनिक मतलब ऐसे प्रोटीन जो इम्यूनिटी फॉर्म करते हैं। इम्यूनोजेनिक प्रोटीन ऑफ सर्टेन पैथोजन, पैथोजन बोले तो डिसीज कॉजिंग सब्सटेंस। ओके, सो डिसीज कॉजिंग सब्सटेंस बोले तो डिसीज को कॉज करने वाले सब्सटेंस, डिसीज कॉजिंग जो है वो एनिमल या फिर हम उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म, बिकॉज वो एनिमल नहीं होता, वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होता है, उसको हम ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। सो व्हेन एडमिनिस्ट्रेड फाउंड टू बी, फाउंड मतलब क्या मिला है, फाउंड टू बी एक्टिव मिला है व्हेन एडमिनिस्ट्रेड ओरली, मतलब कि ओरली अगर हम उसको लेंगे, माउथ से लेंगे तो जो है उसका एक्टिव है, उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा है, ऐसा हमको मिला है। एंड जहाँ पर जीन्स करस्पॉन्डिंग टू सच प्रोटीन इज आइसोलेटेड एंड जीन कंस्ट्रक्ट इज, यहाँ पर जीन कंस्ट्रक्ट इज प्रोड्यूस, मतलब कि जीन कंस्ट्रक्ट जो है उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, मतलब कि जीन करस्पॉन्डिंग टू द सच प्रोटीन इज आइसोलेट, उसको आइसोलेट किया जाएगा ऐसे प्रोटीन जो कि एडमिनिस्ट्रेड है, एक्टिव है। एडमिनिस्ट्रेड जब ओरली करते हैं तो उसको वो एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। एंड सच वैक्सीन आर कॉल्ड एज इडिबल वैक्सीन, मतलब इसको हम खा सकते हैं, इडिबल बोले तो हम उसको माउथ से ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर देखो आप ओरल वैक्सीन है, ओरल मतलब कि माउथ से हम उसको ले सकते हैं। यह है नोवेल अप्रोच। ओके, सो वैक्सीन दैट कैन बी एडमिनिस्ट्रेड बाय प्लेसिंग देम अंडर द यूर टंग, आपकी जो जीभ है, ओके, टंग है उसके अंदर, उसके यहाँ पर अंडर बोले तो उसके नीचे उसको हम रखेंगे ये वैक्सीन को, एंड दैट डिलीवर्स इट इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और वो जो है वो बाद में ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाएगा। मतलब कि ये वैक्सीन है लेकिन कैसी है, ओरल वैक्सीन है, मतलब इसको हम माउथ के यहाँ पर वे के अंदर उसको हम ले सकते हैं, एंटर हमारे बॉडी के ब्लड के अंदर वो एंटर हो जाएगा। सो इतनी सी बात है यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं, ये है ओरल वैक्सीन। ओके, सो ऐसी वैक्सीन बनाई जा रही है वो कि ओरल है, मतलब कि हम माउथ से उसको ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर ऐसे पैथोजन है वो फाउंड है एक्टिव व्हेन एडमिनिस्ट्रेड ओरली लेंगे तो वो ज़्यादा एक्टिव होगा, ऐसा यहाँ पर फाउंड हुआ है, इसलिए ये है ओरल वैक्सीन। सो ये है यहाँ पर थर्ड एप्लीकेशन आरडीएनए टेक्नोलॉजी का इन यहाँ पर देखो ह्यूमन के अंदर। ओके, सो ये हो गया यहाँ पर मेडिसिनल यूज के अंदर। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है एग्रीकल्चर के अंदर, मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी का जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर क्या एप्लीकेशन है, इसका क्या यूज है। सो फर्स्ट में देखो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इन्वॉल्व साइंटिफिक टेक्निक्स सच एज जीएमओ, साइंटिफिक टेक्निक कौन सी है, जीएमओ। सो जीएमओ क्या है, बाद में देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है जीएमओ। ओके, सो समझ में आया, मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाइड, उसका जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए एंड आरएनए होता है उसको मॉडिफाइड किया जाता है, आरएनए सिर्फ वायरसेस के अंदर होता है, सो डीएनए होता है मेन। तो यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये प्लांट्स भी होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं एंड उसके बाद एनिमल्स भी होते हैं। ओके, सो दोनों भी जेनेटिकली मतलब जीएमओज हो सकते हैं, प्लांट्स भी एंड एनिमल्स भी। सो एग्जांपल है इसका बीटी कॉटन, जो कि बैसिलस थ्रूंजिएंसिस जिसका लॉन्ग फॉर्म है बीटी कॉटन का। ओके, वो है यहाँ पर देखो आप बीटी कॉटन। सो इसमें देखो ये कैसी कॉटन है, ये कॉटन है, मतलब कि जो कपास है उसकी एक वैरायटी है बीटी कॉटन, बाकी सिंपल है, बाकी कुछ नहीं।
ये पेस्ट रेजिस्टेंस है। पेस्ट बोले तो एक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि अटैक करते हैं कॉटन के प्लांट के ऊपर। सो ये पेस्ट को रेजिस्ट करता है। उसके बाद इम्प्रूव देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, मतलब उसके एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रोडक्शन है, जो वैल्यू है, मतलब कि जो एक साल के अंदर जो हमको प्रोडक्शन मिलता है उसको बढ़ाएगा, ये ज़्यादा करेगा। एंड मॉडिफाइंग प्लांट्स, मतलब प्लांट्स को मॉडिफाई करेगा। और ये जो है ये है तो यहाँ पर GMO, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और ये प्लांट्स के अंदर आता है। मैंने आपको बताया प्लांट्स है, एनिमल भी है। सबसे पहले प्लांट्स देखेंगे, बाद में हमको एनिमल भी देखना है, कौन से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो ये क्या है, तो ये एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर के अंदर जो है बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है। हम क्या कर सकते हैं, BT कॉटन जैसी कॉटन को, मतलब कॉटन वेराइटी को जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, जो कि हमको पेस्ट से रेजिस्ट करेंगी, इंप्रूव देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, एंड मॉडिफाइंग प्लांट्स को मॉडिफाई करेगी। मतलब हमारा फायदा होगा, मतलब कि ये बायोलॉजी का एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर के अंदर। ओके, दूसरी बात, टिश्यू कल्चर इज यूज इन माइक्रो प्रोपेगेशन। जो टिश्यू कल्चर है, जो है टिश्यू कल्चर टेक्निक हमने देखा था एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के अंदर, वहाँ पर हमने देखा था टिश्यू कल्चर। वहाँ पर माइक्रो प्रोपेगेशन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ प्रोपेग्यूल्स हम बनाएंगे प्लांट्स इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। जो माइक्रो प्रोपेगेशन है वो जो है वहाँ पर इंपॉर्टेंट था। टिश्यू कल्चर वहाँ पर हमने देखा था, उसके स्टेप्स भी देखे थे। तो एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में आपको वो डिटेल में है, बाकी कुछ यहाँ पर आपको समझ में नहीं लेना है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है टिश्यू कल्चर यूज इन माइक्रो प्रोपेगेशन। एंड उसके अंदर हम लार्ज नंबर के जो प्रोपेग्यूल्स है, प्रोपेगेशन है प्लांट्स के, वो फॉर्म करते हैं इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब शॉर्ट पीरियड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को हम फॉर्म करते हैं, वो होता है माइक्रो प्रोपेगेशन, जो कि हमने एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने वो यहाँ पर देखा होगा तो ये आपको समझ में आ गया, नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको एक बार देख लो वो चैप्टर को। ओके, सो अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा लास्ट है इस वीडियो का, सेकंड जो वीडियो है इसके अंदर का जो लास्ट टॉपिक है वो है जीन थेरेपी। ओके, सो जीन थेरेपी देखेंगे। यहाँ पर देखो आप जीन थेरेपी क्या होता है सबसे पहले। सो DNA दैट कोड फॉर स्पेसिफिक जीन इज डिलीवर्ड टू इंडिविजुअल इन द बॉडी, मतलब उस इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर वो स्पेसिफिक जीन को डाला जाता है। स्पेसिफिक जीन को क्या किया जाता है, तो डाला जाता है। ओके, तो जीन थेरेपी इज ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज बाय रिप्लेसिंग अल्टरनेटिंग, मतलब रिप्लेस किया जाता है, चेंज, मतलब एक जीन को दूसरे जीन से रिप्लेस किया जाता है। उसके बाद अल्टरनेटिंग मतलब चेंज, अल्टरनेट। उसके बाद सप्लीमेंटिंग ऑफ, ओके, सप्लीमेंटिंग अ जीन, सप्लीमेंट किया जाता है। सो सप्लीमेंटिंग बोलो तो क्या होता है, ऐड करना। अल्टरनेट बोलो तो चेंज करना, एंड रिप्लेस बोलो तो एक को दूसरे से रिप्लेस करना, ये तो हमको पता है। सप्लीमेंटिंग बोलो तो ऐड करना जीन को। यहाँ पर कब ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अब्सेंस। कोई जीन अगर हमारे ह्यूमन के अंदर अब्सेंट है या फिर उसकी एबनॉर्मेलिटी है, मतलब कि वो नॉर्मल वर्क जो है, नॉर्मल काम नहीं कर रहा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको अल्टरनेट करते, चेंज करते, रिप्लेस करते, सप्लीमेंटिंग करते, किसी जीन को ऐड करते। ओके, यूज इन मेनी वेज। ओके, सो ये 2 वेज के अंदर यूज करता है, हम वो देखेंगे बाद में। सो यहाँ पर जीन थेरेपी क्या है, तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ द जीन का एडिशन करते हैं ह्यूमन के अंदर, बॉडी के अंदर, या फिर कुछ जीन का डिलेशन करते हैं। ऐसे जीन जो अब्सेंस होते हैं उनको ऐड करते हैं, और ऐसे जीन जो एबनॉर्मल है उसको रिप्लेस करते हैं कुछ नॉर्मल जीन से। सो उसको हम बोलेंगे जीन थेरेपी। सो सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी, जीन थेरेपी के टाइप्स देखेंगे। ओके, सो जीन थेरेपी जो है वो यहाँ पर देखो 2 टाइप की होती है, एक होती है सोमैटिक जीन थेरेपी एंड सेकंड होती है जर्म लाइन जीन थेरेपी। सोमैटिक बोले तो होता है बॉडी सेल्स, अगर आपको पता है, कुछ स्टूडेंट को पता होगा शायद। सोमैटिक बोले तो होता है बॉडी सेल, एंड सोमैटिक जीन मतलब कि क्या, इन दिस मेथड। सो जीन थेरेपी हमको पता है जिसमें क्या किया जाता है, तो एडिशन किया जाता है जीन का, या फिर डिलेशन, या फिर डिलीट करते हैं हम कुछ जीन्स जो एबनॉर्मल होते हैं, और जो जीन अब्सेंस होते हैं उसको ऐड किया जाता है, मतलब एडिशन और डिलीशन ऑफ जीन को हम जीन थेरेपी बोलते हैं। इन दिस मेथड जीन इज इंट्रोड्यूस। सो सोमैटिक जीन थेरेपी में क्या किया जाता है, जीन इज इंट्रोड्यूस ओनली इन सोमैटिक सेल, मतलब जिस सेल से बॉडी बनी है। हमारी बॉडी के अंदर 2 सेल्स होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक सेल्स, सेकंड होते हैं जर्म लाइन, यहाँ पर गैमेटिक सेल्स होते हैं, या फिर हमको उसको जर्म सेल्स बोलते हैं। ओके, सो सोमैटिक सेल, सो जीन थेरेपी, सो ऐसी जीन थेरेपी जिसके अंदर जीन को सोमैटिक सेल के अंदर डाला जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसको हम सोमैटिक जीन थेरेपी बोलेंगे। लाइक यहाँ पर देखो आप, बोन मैरो एग्जाम्पल है सोमैटिक सेल का। उसके बाद हेपेटिक सेल्स,
CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सेल्स। ये जो है ये क्या है, तो ये फंक्शन है, मतलब कि ये एग्जाम्पल्स है किसके, यहाँ पर देखो सोमैटिक जीन थेरेपी के। ये सोमैटिक सेल के अंदर हमने ये जीन्स को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर देखो वो है सोमैटिक जीन थेरेपी। ओके, सो सोमैटिक जीन थेरेपी आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो सोमैटिक जीन थेरेपी। सेकंड है जर्म लाइन जीन थेरेपी। जर्म लाइन जीन थेरेपी, तो जर्म लाइन क्या होता है, यहाँ पर सिंपल सी यही है, दिस मेथड इज हेल्थी, मतलब कि मेथड हेल्थी जीन्स, जो जीन्स होते हैं कैन बी इंट्रोड्यूस इनटू द जर्म सेल्स। यहाँ पर जीन्स को जर्म सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए ये जर्म लाइन जीन थेरेपी है। एंड यहाँ पर जो है वो सोमैटिक सेल्स के अंदर हमने उसको इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए ये सोमैटिक जीन थेरेपी है। ओके, लाइक कौन सा फिर जर्म सेल्स कौन थे, स्पर्म है, एग है, अर्ली एम्ब्रियो है, मतलब कि ये गैमेट्स है। गैमेट बोले तो जर्म सेल्स, एंड ये अर्ली एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जो है जो अर्ली मतलब स्टार्टिंग का, उसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, जीन को जो है ऐड कर सकते हैं, और इस थेरेपी को हम जर्म लाइन जीन थेरेपी बोलते हैं। और सोमैटिक जीन थेरेपी मतलब कि सोमैटिक सेल के अंदर, जैसे कि बोन मैरो सेल्स, हेपेटिक सेल्स, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सेल्स, एंडोक्राइन सेल्स जो कि कुछ सिक्रेशन का काम करते हैं, एंडोक्राइन वाली सेल्स। सो इस सेल्स के अंदर हम कुछ जीन को ऐड कर सकते हैं, जो कि उस जीन के अंदर, उस यहाँ पर सेल्स के अंदर अगर वो जीन यहाँ पर एबनॉर्मल है, कुछ अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। सो ये हो गया जीन थेरेपी एंड जीन थेरेपी के टाइप्स, सोमैटिक जीन थेरेपी एंड जर्मलाइन जीन थेरेपी। सो यहाँ पर जो है वो अपना सेकंड जो वीडियो है 12th, यहाँ पर जो है 12th चैप्टर का बायोटेक्नोलॉजी का, वो खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।